नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका AR एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए आपकी रिक्वेस्ट पर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का पार्ट लेकर आए हैं RK शर्मा की बुक से। आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि RK शर्मा की बुक से जेनेटिक और प्लांट ब्रीडिंग एक बार करा दीजिए, तो हम आज लेकर आए हैं। और पहला चैप्टर है जो वो है सेल ऑर्गेनेल्स का, जो कि अगर आपके पास RK शर्मा की बुक होगी तो उसमें दिया होगा। तो आज हम वही शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला तो है कि जेनेटिक्स क्या होता है। जेनेटिक्स की डिफिनीशन, तो जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द वे इन विच जीन्स ऑपरेट एंड द वे इन विच दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग। मतलब जेनेटिक्स एक प्रकार से जीन की स्टडी है, किस तरह से जीन बनते हैं और किस तरह जीन एक हेरिडिटी से दूसरी हेरिडिटी में या एक प्रोजनी से दूसरे प्रोजनी में ट्रांसफ़र होते हैं, पेरेंट से प्रोजनी में ट्रांसफ़र होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो इसका जो सारा अध्ययन हम करते हैं वो हम किसके अंतर्गत करते हैं? जेनेटिक्स के अंतर्गत। चलिए, अब सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं। तो अगर आप सभी जानते होंगे कि प्लांट सेल जो होती है, जिस तरह ह्यूमन सेल होती है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उसी तरह प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं। और सिर्फ अंतर किसका होता है? हमारा सेल वाल का अंतर होता है, जो कि ह्यूमन सेल में नहीं पाई जाती है। और सारे लगभग हमारे पार्ट जो हैं वो ह्यूमन में भी पाए जाते हैं और हमारे प्लांट में भी पाए जाते हैं। तो जो पहला ऑर्गेनेल्स है वो है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में अगर बात करें तो इसकी खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने 1983 में की थी। कब? 1983 में। और न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोजोम्स एंड जीन्स, सो कॉल कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का, क्योंकि इसमें क्या होता है कि क्रोमोजोम और जो जीन होते हैं जो हमारे लक्षणों को दर्शाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, वो सारे हमारे किस में होते हैं? न्यूक्लियस में या केंद्रक में। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल। न्यूक्लियस को हम कंट्रोलिंग सेंटर भी कहते हैं कोशिका का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि सारे के सारे जो भी जीन होते हैं जिनसे हमारे कैरेक्टर डिसाइड होते हैं वो हमारे किस में पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। और गुणसूत्र जो जिनमें जीन होते हैं वो भी हमारे न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं। इट हैज़ 3 मेन पार्ट। इसके 3 मेन पार्ट होते हैं। कौन से? न्यूक्लियर इन्वेलप, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। इसके बाद न्यूक्लियोलस, जिसे हम केंद्रिका कहते हैं, हिंदी में अगर बात करें केंद्रिका कहते हैं। और फिर है क्रोमैटिन्स। क्रोमैटिन्स जो गुणसूत्र बनते हैं वो हमारे क्रोमैटिन्स होते हैं। ये 3 इसके मेन पार्ट होते हैं, किसके? न्यूक्लियस के। नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो प्लास्टिड के। ये भी एक डिफरेंस होता है प्लांट सेल में और किसमें? ह्यूमन सेल में। जो प्लांट सेल होते हैं उनमें प्लास्टिड पाए जाते हैं, लेकिन ह्यूमन सेल में प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। खास करके जो हमारे क्रोमोजोम वो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, वो ह्यूमन सेल में नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही हमारे जो प्लांट होते हैं वो ग्रीन होते हैं, लेकिन ह्यूमन सेल में इसकी अनुपस्थिति होती है, प्रेजेंट नहीं होता है। और क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही, क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स हमारे क्या होते हैं कि वो स्वयं भोजन बनाने में सक्षम होते हैं। तो प्लास्टिड क्या है? इट इज़ अ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल फाउंड इन द प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है, जो सेल के अंदर जो प्लाज्मा होता है वो हमारा साइटोप्लाज्म कहलाता है। उसके अंदर का ये ऑर्गेनेल है। इट हैज़ 3 टाइप, 3 तरह का होता है ये। कौन कौन सा? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। अभी हमने बताया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से ये हमारे फोटोसिंथेसिस करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस एंड एसोसिएटेड विद स्टोरेज ऑफ स्टार्च एंड फैट्स। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है पहला पार्ट, वो हमारे कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। और इनका मेन काम क्या होता है? फैट के जो वसा होते हैं उनके स्टोरेज का काम करते हैं, फैट और स्टार्च के। और जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो कलर वाले होते हैं, कलरफुल होते हैं। जो पेड़ों का रंग होता है लाल, बैंगनी, ये सारे हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत। जो भी कलरफुल चीज़ें होती हैं प्लांट्स में वो सब क्रोमोप्लास्ट की वजह से होती हैं, ग्रीन को छोड़कर। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो हमारे कैसे होते हैं? ग्रीन एंड एसोसिएटेड विथ फोटोसिंथेसिस। हमने अभी आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है जिसमें क्लोरोफिल लगता है। क्लोरोफिल हमारा क्लोरोप्लास्ट ही होता है, तो जिसकी वजह से हमारे प्लांट स्वयं अपना भोजन बना पाते हैं। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये सेल का हमारा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? अ रॉड शेप्ड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। ये कैसा होता है? रॉड शेप्ड होता है।
मेन साइट ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन, जो रेस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है हमारी, तो वो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस भी कहते हैं सेल का। सोर्स ऑफ एनर्जी सो आल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। जब रेस्पायरेशन होता है, रेस्पायरेशन का मतलब यही होता है कि जो हम भोजन खाते हैं, जब रेस्पायरेशन होता है, सांस लेते हैं हम उसमें, तो जो ऑक्सीजन की वजह से वो जो भोजन जलता है एक प्रकार से, उससे हमारी क्या प्राप्त होती है? एनर्जी प्राप्त होती है। इसलिए एनर्जी, जो रेस्पायरेशन होता है वो क्या एनर्जी प्रदान करता है। और एनर्जी कहाँ, रेस्पायरेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनने के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं एक प्रकार से। यहाँ पर ही जो पूरी बॉडी की एनर्जी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही बनती है। इट कंटेन्स अमाउंट ऑफ डीएनए एंड दस आर एसोसिएटेड विथ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? डीएनए पाया जाता है, इसलिए इसे ऑटोनॉमस बॉडी भी होती है ये डीएनए की वजह से। और ये डीएनए पाया जाता है, इसकी वजह से ये फिर किस में हमारे काम आते हैं? हेरिडिटी में या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में। कंसिस्ट 3 मेन पार्ट, मेम्ब्रेन, क्रिस्टी एंड मैट्रिक्स। इसके भी 3 मेन पार्ट होते हैं। कौन सा? पहला जो है सेल मेम्ब्रेन हो गया, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गई। उसके बाद क्रिस्टी होती है, उसमें जो उंगलियों जैसी संरचनाएं होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे फिगर, तो उसमें उंगलियों जैसी संरचनाएं होती हैं, वो हमारा क्रिस्टी कहलाता है। और उसके अंदर जो होता है वो हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है ER या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टर्म इज डेवलप्ड बाय पोर्टर। टर्म किसने दिया था? KR पोर्टर ने 1948 में। इसके बाद ER एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स एंड ग्लाइकोजन। तो ER का मेन काम क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ER हमारी 2 तरह की होती है, रफ ER और स्मूथ ER। तो रफ ER इज एसोसिएटेड विद राइबोसोम। जिन ER में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाया जाता है, वो हमारी कैसी दिखती हैं? रफ दिखती हैं, और इसी वजह से वो हमारी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कराती हैं। और जिनमें राइबोसोम नहीं पाया जाता वो हमारी स्मूथ ER कहलाती हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो राइबोसोम होता है वो भी हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होती है। ER एक्ट एज अ इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका काम करता है? कि जो सेल के अंदर ही है वो इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है। एक सेल ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक कोई चीज़ को अगर हमारा ट्रांसफ़र करना है तो वो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक हमारा जाल बनाता है, जिससे फिर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक कोई चीज़ को भेजा जाता है। नेक्स्ट है ER प्रोवाइड्स मैसेज ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस हमारा मैसेज भेजता है मैसेंजर RNA के द्वारा, देखिए न्यूक्लियस ने हमारा क्या किया? मैसेज भेजा, और मैसेज का जो मैसेंजर RNA होता है वो हमारे मैसेज को लेकर आया कहाँ? ER में। और ER से फिर वो हमारे दूसरे साइटोप्लाज्म में जो पाए जाने वाले ऑर्गन्स है वहाँ तक सेंड किया जाता है। तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। दोस्तों, अगर हम बात करें एक सेल ऑर्गेनेल से, तो 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ज़्यादातर उनका कार्य पूछा जाता है कि क्या काम करते हैं वो सेल में, हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं, प्लांट की बॉडी में क्या काम होता है, उनका रोल क्या होता है, और किसने उसे खोजा, सबसे पहले डिस्कवर किया, ऐसा चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम। दे आर स्मॉल सेलुलर पार्टिकल्स विच आर द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल होते हैं हमारे सेल में, वो हमारे राइबोसोम होते हैं, और इनका मेन काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का। और ये हमारे ER में पाए जाते हैं। जो ER होती है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो रफ दिखती है, इसलिए उसे रफ ER कहते हैं। नेक्स्ट राइबोसोम रिच इन RNA कंटेंट्स। राइबोसोम किस में रिच होता है? राइबोसोम में RNA पाया जाता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम। द टर्म लाइसोसोम वाज फर्स्ट यूज्ड बाय डी डवे। डी डवे एक साइंटिस्ट थे, 1955 में उन्होंने लाइसोसोम का टर्म दिया था। दे आर द सेलुलर पार्टिकल्स विच कंटेन्स सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम। इसमें क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। सो दैट आल्सो नोन एज डेथ बैग ऑफ सेल्स। डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं जो चीज़ों को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, और लास्ट में ये क्या करते हैं कि खुद भी उसमें डाइजेस्ट हो जाते हैं, इसलिए इन्हें डेथ बैग या सुसाइड बैग भी कहा जाता है। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, लाइसोसोम।
मोस्टली फाउंड इन एनिमल सेल, किसमें, एनिमल सेल में ये ज़्यादा पाया जाता है लाइसोसोम। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन 1822 इन नर्व सेल। सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने इसको खोज की थी। फिर है गोल्जी बॉडी एराइज फ्रॉम रफ ईयर, कहाँ से बनती है ये, रफ ईयर से। जो गोल्जी बॉडी का निर्माण होता है वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। इट्स मेन फंक्शन इज पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल, क्या करता है, पैकिंग और ट्रांसपोर्ट, एक स्थान से दूसरे स्थान तक फूड मटेरियल्स को ले जाने का काम करता है सेल में, सच एज प्रोटीन एंड लिपिड्स। इसके बाद है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या होता है, दे आर द कन्फर्म टू एनिमल सेल ओनली। सेंट्रियोल जो होते हैं वो हमारे सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। दे प्ले अ रोल इन द ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिंडल एपरेटस। स्पिंडल एपरेटस जो बनता है उसमें सेंट्रियोल का रोल होता है जब सेल डिवीजन के टाइम पर। नेक्स्ट है सेल वॉल। तो सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारी सेल होती है उसकी जो सबसे बाहरी परत होती है वो हमारी सेल वॉल कहलाती है। द सेल वॉल इज द इंटायरली लैकिंग इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, सबसे बड़ा डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल का, सेल वॉल। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। सेल वॉल के अंदर जो प्लाज्मा पाया जाता है उसके अंदर एक पतली झिल्ली पाई जाती है जिसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इट इनक्लोजिंग साइटोप्लाज्मा ऑफ सेल, ये क्या करता है, साइटोप्लाज्मा के जो प्लांट के अंदर का प्लाज्मा होता है उसको इनक्लोज करता है। तो पहले एक पतली मेम्ब्रेन होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके बाहर जो वॉल होती है वो हमारी सेल वॉल कहलाती है। नेक्स्ट है स्फेरोसोम, दे आर वेसिकल्स ऑफ 0.5 to 1 मीटर डायमीटर सराउंडेड बाई अ मेम्ब्रेन। वेसिकल्स होती हैं ये आधे से 1 मीटर डायमीटर की और जो एक मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होती हैं। दे आर फाउंड इन अ प्लांट सेल ओनली, ये क्या होती हैं, सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती हैं, एनिमल सेल में इनकी लैकिंग होती है। नेक्स्ट है वैक्यूल, अबाउट 90% ऑफ साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइड बाई अ लार्ज वैक्यूल। जो सेल का 90% साइटोप्लाज्म है वो हमारा वैक्यूल के द्वारा ऑक्यूपाइड होता है पूरे सेल में, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी वैक्यूल पाई जाती हैं सेल में। द मटेरियल कंटेंट इन वैक्यूल्स इज रिफर्ड एट सेल सैप। वैक्यूल में जो मटेरियल पाया जाता है वो हमारा सेल सैप होता है, क्या कहलाता है, सेल सैप। इसके बाद है नेक्स्ट पैरोक्सीसोम्स। तो पैरोक्सीसोम्स क्या होते हैं, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स दैट यूज मॉलिकुलर ऑक्सीजन टू ऑक्सीडाइज मॉलिक्यूल्स स्पेशली फैटी एसिड। क्या करता है काम ये, मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज करने का, जैसे फैटी एसिड हो गया, मॉलिकुलर जो ऑक्सीजन होती है उसको ये लेता है और फिर क्या करता है, ये फैटी एसिड हो गया उनको ऑक्सीडाइज करता है। दे आर मेम्ब्रेन बाउंड, और इसमें भी क्या होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड जो हमारा है सेल ऑर्गेनेल्स है, इसमें भी मेम्ब्रेन पाई जाती है। नेक्स्ट है क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, तो क्रोमोजोम डिस्कवर्ड बाय स्ट्रॉसबर्गर। स्ट्रॉसबर्गर ने क्रोमोजोम की खोज की थी कब, 1875 में। द टर्म क्रोमोजोम वाज कॉइन्ड बाय वाल्डेयर इन 1888। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अगर डिस्कवरी की बात करते हैं कि डिस्कवरी किसने की थी तो वो स्ट्रॉसबर्गर ने की थी 1875 में, लेकिन अगर पूछा जाए कि क्रोमोजोम का नाम किसने रखा था तो वो वाल्डेयर ने 1888 में रखा था। क्रोमोजोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए, आरएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमोजोम में क्या चीज़ें पाई जाती हैं, डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रोमोजोम में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो वो है हमारी हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए इज़ द मेजर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द क्रोमोजोम। जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है क्रोमोजोम का वो हमारा डीएनए है। पाया आरएनए भी जाता है लेकिन डीएनए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये ज़्यादा भी पाया जाता है, और क्रोमोजोम में मेजर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। कहाँ पाए जाते हैं क्रोमोजोम, न्यूक्लियस में, जो सबसे पहले हमने आपको बताया था। एंड विच बिकम्स विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे दिखते हैं न्यूक्लियस में। ये कैसे पाए जाते हैं, हमारे क्रोमैटिन धागों के रूप में। क्रोमैटिन क्या होते हैं, एक प्रकार से इमैच्योर कह सकते हैं हम क्रोमोजोम्स, जो एक प्रकार से थ्रेड के रूप में होते हैं, धागे के रूप में होते हैं, लेकिन जब वही सेल डिवीजन होता है उस टाइम पे ये पूरा क्रोमोजोम अपने मेन स्ट्रक्चर में आते हैं और अपना रोल वहाँ पर निभाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आज का जेनेटिक्स का पार्ट था, किसका, आर के शर्मा की बुक से था,
और ये हमने आपकी रिक्वेस्ट पर ही बनाया है, और RK शर्मा से हम आपको पूरा जेनेटिक्स करा देंगे और साथ में अपने आप भी कराएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे, और अपने दोस्तों से कहिए कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।